अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूं। आज का मौजू, एक तो खबर सबको पता है कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया पाकिस्तान से तजारती मुआहदे का, और बहुत बड़ा ऐलान है, पूरी दुनिया में हलचल है कि गैस, उसके तेल के ज़खायर को वसअत देने में अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिल के काम करेगा, और एक कंपनी तेल की तलाश की जा रही है जो उसे हेड करेगी, जिस पर दोनों राजी होंगे, और वो तेल भारत भी खरीदेगा, एक वक्त आएगा। वो तो सबने कह दिया कि भारत को थ्रेट किया गया है, मगर पहले गुफ्तगू ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान में तेल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मगर इससे भी एक बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान के दोनों साहबजादे अभी अमेरिका से होकर गए, लॉबिंग करके उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ अमेरिका से किया, वाशिंगटन से। यहाँ मीडिया पे भी उनके क्लिप सब चल रहे हैं जो यहाँ मीडिया पर उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, और आसिम मुनीर को बातूब ठहराया और पाकिस्तान के निज़ाम पर बात की। अब वो कहाँ खड़ी है? तो वो वहीं खड़ी है जहाँ हम पहले से बताते रहे हैं कि यहाँ से कुछ नहीं होना। जो आखिरी उम्मीदें थी कल वो भी दम तोड़ गई, और सुलह सफाई में ऐन मुमकिन है कि कांग्रेस और सेनेट में जो थोड़ा बहुत प्रेशर बिल्ड किया पीटीआई ने, किसी मौके पे काम आ जाए, माफ़ी तलाफी हो जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसका दूसरा सबूत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद जो उन्होंने दूसरे सोशल मीडिया पे किया है, उसके बाद पाकिस्तान में जरताज गुल समेत दर्जनों लोगों को और सजाएं दे दी गई। शेख रशीद के भतीजे को भी 10 साल दे दी गई, और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में उसे भी सज़ा दे दी गई, जिसकी अब ज़रूरत नहीं थी, मगर कि हमारे खिलाफ जो खड़ा होगा उसे इबरत बना देंगे। और अब तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ है। इस पे बात करेंगे। मैंने काफ़ी आपको बयान तो कर दिया है, मगर अब इसके कई पहलू रहते हैं। दूसरे हफीज शेख कल यहाँ थे, मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था, तो जिनका इत्तेफाक से फंक्शन था, मैं उन्हें तो जानता भी नहीं था। मुझे मेरे और दूसरे दोस्त ने बुलाया था, डॉक्टर आसिफ कदीर ने। ये पाकिस्तान के पंजाब के बड़े खानवादों में से हैं। इनके वालिद वाइस चांसलर रहे हैं, किंग एडवर्ड कॉलेज के प्रिंसिपल या वाइस चांसलर, मुझे इतना जहन में नहीं है, मैं उनका इंटरव्यू भी पहले कर चुका हूँ। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मगर वो फंक्शन जो है एक नया बिजनेस फोरम है, पाकिस्तान बिजनेस फोरम। इनका नाम है डॉक्टर जावेद अशरफ, और ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के वाइस चांसलर रहे हैं। ममनून हुसैन जब प्रेसिडेंट थे उनके दोस्त थे, और इन पर करप्शन के वहाँ चार्जेस भी लगे। फिर ये बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल कर आए, और अब ये अमेरिका में रहते हैं, ह्यूस्टन में रहते हैं। हम यहाँ मुकामी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं और रिटायर हो गए। इनकी भी बड़ी दिलचस्प तफसील है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। दूसरी खबर यकीनन ये है, और तीसरी खबर यह है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ह्यूस्टन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, किसी को नहीं पता। कल उस फंक्शन में कौन से जनरल भी मौजूद थे, मेरे सामने ही किसी ने उनसे पूछा कि क्या खबर है, वो आ रहे हैं? उनका जी मेरे इल्म में कुछ नहीं है। तो सरकारी सतह पर तो किसी को नहीं पता, और मेरी तला यह है कि 50-50 रह गया अब चांस ह्यूस्टन आने का। वाशिंगटन डीसी हो सकता है आए, या वो भी ना आए, और स्पेन भी ना जाए। पहले स्पेन पहले जा रहे थे, मगर अब बताया जाता है कि अगर आएंगे तो स्पेन यहाँ से होकर जाएंगे। और ये भी सब सामने आ गया कि ये खेल वही है कि सफ़ीर पाकिस्तान ताहिर जावेद और उनको खुश करना, जो मुआहदा होना था वो तो हो गया, उस पर दस्तखत औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर करके चले गए, तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती है, कोई इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वगैरह वो लगता नहीं। बस वही है जो मैंने कल भी बताया था कि एक्सेप्टेंसी का मसला है कि लोगों में अपनी पॉपुलरिटी शो करना, बताना, तो उसके लिए बेस्ट वो है। फिर साथ में जो मैंने कल प्रोग्राम किए और परसों पहले
उस पर हमारे दोस्त मोहतरम हमारे बड़े भाई आरिफ अजीमी, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने मुझे सू की धमकी भिजवाई है, मेरे घर का एड्रेस ढूंढते फिर रहे हैं। तो मैं अपने बड़े भाई से कहूँगा आरिफ अजीमी साहब से, आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और पूछिए कि आफाक भाई आपका एड्रेस चाहिए, हम आपको सू शरीफ भेज रहे हैं, मैं आपको बिला लीतो लाल वो प्रोवाइड कर दूंगा। और एक तरफ आपके दोस्त, आपके साथी और आपके मेंबर्स पोस्टर लगा रहे हैं कि मैं तो आपकी बूस्ट के लिए काम कर रहा हूँ। फिर आपने कल खुद फंक्शन में हफीज शेख के मुझसे कहा, शेख साहब के खाने के दौरान, कि आप तो हमारी पॉपुलरिटी के लिए काम कर रहे हैं, हमें तो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो उसमें सू बनता तो नहीं है, मगर आप अपना दिल पिशौरी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं 30 साल में 4 सू निपट चुका हूँ। तो और अल्लाह ताला के शुक्र से, इससे इंकिसारी से कहता हूँ, चारों मैंने विन किए, जिसमें एक इमिग्रेशन वकील गोरी भी थी। तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं प्रोफेशनली काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ, गलती हो सकती है किसी से भी, और अगर मुझे पता चल गया कि मैंने गलती की है तो माफ़ी मांगने में देर नहीं लगाऊंगा। मगर मैंने जब आपकी सू की धमकी मिली तो वो सारा चेक कर दिया है और मैं मुतमईन हूँ, आप मुझे लेकर चल सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कुछ थोड़े से पैसे चले जाएंगे तो मेरे भी कुछ यार दोस्त हैं इसी शहर में जैसे आपके हैं ना, और जो मुझे सारी बातें बताते हैं, फिर बैठकर आपके तेल के कुओं की कहानी से लेकर, और मैं फिर सब बहुत से लोगों को सपीना करवाऊंगा। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा अदालत में, या आप मुझे लेके चलें कि आप हलफ लेके ही कह दें कि आपने मुझसे नहीं कहा कि मुझे तो सिर्फ बदनामी के अलावा कुछ नहीं दिया फ्रेंड्स ऑफ कराची ने। अगर आपने ये हलफ पे कह दिया तो मैं वहाँ फिर माफ़ी मांग लूँगा आपसे कि मुझसे गलती हो गई, कि आप तो इनकार कर रहे हैं ना। तो बातें करने से पहले मैं जो कहता हूँ आपकी करेक्शन के लिए कहता हूँ, और ये आपके यार दोस्तों ने कहा है और उन डाई हार्ड यार दोस्तों ने कहा है, क्योंकि सोच डिक्लेयर नहीं होता ना, और फिर कोई खबर भी नहीं देता, हमारे सामने फिर बात भी नहीं करेगा। उन्होंने कहा है जो जानसार काउंट होते हैं बाबर गौरी के, उन्होंने कहा है कि इनको शर्म नहीं आती। अब मुझसे सुने, उनके लहजे में सुने, इन्हें शर्म नहीं आती, ये मिलियनर होते हैं, अरबों खरबों की इनकी जायदादें हैं और ये लोगों से भीख मांगते हैं। अब सुनेंगे मुझसे कि ये 3,000 मिलकर आपस में ये सके, एक कहता है कि मेरे तेल के कुएं हैं, जिसके ऊपर जब वो कहता है कि तेल के कुएं हैं तो दूसरे इशारे कर रहे होते हैं कि सुनते रहो, छोड़ रहा है, और मुझे लेके चलें कोर्ट। मैं सबको सपीने करवाऊंगा कि आओ और सब हलफ पे आओ, यहाँ पर बात करो। तो मुझे मत छेड़िएगा, मैं बहुत अभी भी बहुत वफादारी आप लोगों ने तोड़ी है, और वो भी मैं साबित करूंगा कि आप दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं होते हैं। खैर एनीवे, मैं कहीं से कहीं निकल गया। तो ये तो आपको पता भी होना चाहिए कि सच की कीमत पे करना पड़ती है। हफीज शेख साहब के फंक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, बहुत मायूसी हुई और तकरीबन हर आदमी को हुई, चंद लोगों को छोड़कर। मैं चाहे सुबह की बैक टी से कहते हैं ना, आपसे प्रोग्राम करते हुए ले रहा हूं, चंद लोगों के अलावा कि जी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जैसे पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन देते ना, और वो प्रेजेंटेशन जो उन्होंने दी, डेटा शो किया, वो 80% लोगों को तो वैसे ही बताया है कि जी पूरी दुनिया की इकॉनमी 119 ट्रिलियन डॉलर की है, पाकिस्तान का उसमें टोटल 400 बिलियन है, और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का जो पाकिस्तान वो समेत 55 मुल्क हैं, 1.5 1.5 ट्रिलियन डॉलर है 119 ट्रिलियन डॉलर में। और उन्होंने सारी दुनिया की इकॉनमी को कंपेयर किया है, और जो मेजर बातें की उनका कि देखें जी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए लोगों का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। जो मेजर बात थी कि फिर साथ में कि हुकूमत हर इदारे में घुसी हुई है, हर इदारे में, और एक अगर कोई प्राइवेट बिजनेस है तो उसको 30 एजेंसियां डील कर रही हैं, और साल में 24 जो ना इंस्पेक्टर जाते हैं। मेरे ज़माने में 24 जाया करते थे मुशर्रफ के दौर में, तो मैंने उनको 4 किया। फिर उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हुआ,
2.2 पर आया, 2.6 पे, मगर साथ में आबादी का नंबर भी इसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन का रेट, सॉरी ग्रोथ का रेट, कि ग्रोथ जो है वो 2.6 है और यही आबादी बढ़ का ग्रोथ का रेट है, तो जितना अगर ग्रोथ का रेट आबादी के बराबर हो तो वो तो जीरो हो जाता है, उसका तो कोई फायदा नहीं है। और $59 बिलियन की आपकी इंपोर्ट है, $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, 38 बिलियन जो है आपके आते हैं रेमिटेंस के ओवरसीज से, जो अमेरिका, यूरोप, तो सारी दुनिया से जाते हैं। फिर साथ में वो कहते हैं कि जी सूबों के पास पैसे ज़्यादा हैं और प्राइम मिनिस्टर के पास कम है, पंजाब के वज़ीर-ए-आला के पास पैसे ज़्यादा है, ज़राई टैक्स सूबे चाहें तो लें, ना चाहें तो ना लें, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और ये सूबे ना हिसाब देते हैं, ना मीडिया को जवाब दे हैं, ना खुद कुछ बताते हैं, सब वो फेडरल गवर्नमेंट से पूछते हैं। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि स्टील मिल कोई मिल नहीं है, वो एक हाउसिंग सोसाइटी है, बोझ है जो हज़ारों लोगों की तनख्वाह पे कर रहा है और वो चलने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। हुकूमत को सारे जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है छोड़ना पड़े, वो रूल रेगुलेशन और पॉलिसी दे सकती है। और फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान की इकॉनमी 6 और 7 के दरमियान जब भी गई वो फौजी दौर थे और मुख्तसर तरीन अरसे के लिए गई, 2 से 3 साल के लिए, और कभी सस्टेन नहीं किया। और जब तक इकॉनमी 6 फिगर्स क्रॉस नहीं करेगी और कंटिन्यूशन नहीं होगा पॉलिसीज़ का और वो मेंटेन नहीं होगी, कोई तरक्की नहीं हो सकती। फिर साथ में उन्होंने कहा कि जी कि कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने टेन्योर पूरा नहीं किया और किसी दौर में, चाहे वो फौजी था या सिविलियन था, $2 बिलियन से अबव जो है कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। आपकी एक्सपोर्ट जो है आज जाके 30 बिलियन हुई है। ताइवान जो 90s में जहाँ मैं गया तो वहाँ कोई एक टैक्सी नहीं थी, मुझे वर्ल्ड बैंक ने भेजा था जब मैं हार्वर्ड में था, और कोई होटल नहीं था। वो आज इकॉनमी जो है $400 बिलियन की है। तो यू कैन कंपेयर। तो वो बेचारे कहना ही चाहते थे कि जी जब हम किसी चीज़ का जायज़ा लेते हैं, किसी फर्द का, किसी चीज़ का, तो उसकी पर्सनैलिटी को पूरा चेक किया जाता है। तो आपके ये सारे ड्रॉबैक हैं। उस पर बात हो रही थी। जब सवालात हुए तो पहले ही 2 सवाल इतने इम्पोर्टेंट थे, दिलचस्प तरीन, कि वो समझ नहीं पाए। पहला सवाल, मुझे नहीं पता वो कौन साहब है, मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनल लेवल पे, मतलब हाय हेलो है मेरी, मगर मैं नाम से मुझे याद नहीं रहता। उन्होंने कहा कि जी आपने कहा कि ये सूबों के पास पैसे ज़्यादा हैं और वो खर्च करते हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं है, तो आपने ये नहीं बताया कि उनसे पूछेगा कौन, उनका एहतसाब कौन करेगा। तो उन्होंने आए बाएँ चाएँ करके उसको फारिग किया। हफीज शेख साहब जहन में रखिएगा, बहुत एलिगेंट, बहुत सोफिस्टिकेटेड और बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी उनकी। फिर दूसरा क्वेश्चन किया, PNGH के सदर है साज नारसी, IBA के पढ़े हुए हैं, वेल हाईली एजुकेटेड, और बहुत खूबसूरत सवाल किया, इकॉनमी के आदमी है, कि आपने आबादी का जिक्र किया, एक्सपोर्ट का किया, तो आप ये बताइए कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी और आबादी कैसे कम होगी। और साथ में एक पॉइंट और था, तो उस दौरान मेरी कॉल बज गई तो मैं याद भी नहीं, और अब मुझे याद आया कि मैं उनसे ही पूछ लेता। तो 3 चीज़ें थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, मतलब नटशेल कह सकते हैं आप उस गुफ्तगू का। तो उस पर उन्होंने उसको मजाक में लिया पहले, और बात भी सही कह दी कि आपने तो सवाल ऐसा कर दिया है कि बाकी तो सब अब चले जाए और मैं इसी पे बोलूँगा और सब कुछ इसी सवाल में है। उसको भी उन्होंने बहुत तरीके से लिबरेट करके आगे निकल गए। बाकी लोगों से सवाल लिए ही नहीं गए, 4, 5, 6 सवाल थे छोटे छोटे, मुख्तसर लोगों ने, पढ़े लिखे लोग थे जो मैं समझता हूँ। बहुत अरसे के बाद मैंने एक अच्छा क्राउड देखा जो बहुत वेल मैनर्ड, कोई तकरीर नहीं की किसी ने सवाल के दौरान। मैंने हाथ भी उठाया, कुछ लोग मुझसे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे मैं सवाल करूँ। बहरहाल जब वो खाने के लिए निकले स्टेज से उतर कर, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर, जब किसी पर्सनैलिटी का जायज़ा लेते हैं तो उसका फेस सबसे पहले आता है, और इकॉनमी का जायज़ा लेते हैं तो पहला सवाल ये आता है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है आपके यहाँ, कि पॉलिसी तो वो देती है ना जिसका आपने जिक्र भी किया।
तो पहले तो क्या ये तय नहीं होना चाहिए कि ये एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री चलेगा या एज ए अथॉरिटेरियन मिलिट्राइज होकर चलेगा? तो कहने लगे देखिए आपको तो पता है ना। मैंने कहा नहीं, ये तो आपको बताना चाहिए ना। और फिर आपने कोई रेजोल्यूशन भी नहीं दिया, आपने सिर्फ बता दिया कि ये आपकी इकॉनमी की हालत है। और आपने कहा कि जी एक दो चीज़ें अच्छी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज आपने बता दिया कि जी पाकिस्तान में जिन्होंने 2023 में $1 मिलियन अगर स्पेंड किया था और इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने $2.2 मिलियन एक्स्ट्रा उससे कमाया अपना मिलियन निकाल के। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज काउंट होती है, वहाँ जिन्होंने 2023 में इतने ही पैसे 1 मिलियन लगाए, उन्होंने टोटल $3 लाख कमाए। तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो 2023 में 40,000 थी, अब 1,40,000 पर है। तो यहाँ ये भी सवाल बनता था कि क्या स्टिल रूम देयर, और क्या ये ग्राउंड रियलिटी से मैच करती हैं? फिर सवाल ये भी एक बनता था कि आप कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन रेट गिरा है इसलिए इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ है। तो उनसे पूछा जाता है कि जी अमेरिका में 2.67 इन्फ्लेशन रेट है, तो इंटरेस्ट रेट 5.25 है। आपके यहाँ 2.2 बताया जा रहा है इन्फ्लेशन रेट, और इंटरेस्ट रेट जो है ना 11% पे है। तो उसमें असल बात तो ये है कि जो जब तक सिस्टम पे बात नहीं होगी और इकॉनमी कैसे सस्टेन करेगी। आप खुद कह रहे हैं कि जी किसी प्राइम मिनिस्टर को टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाता, और $2 बिलियन से ऊपर की कभी आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। फिर आपने एक्सट्रीमिज्म, बहुत सारी चीज़ें काउंट होंगी ना। आपका सोशल पॉलिटिकल जो फैब्रिक है वो एक एक चीज़ पर गुफ्तगू हो, तो फिर कुछ चीज़ें अच्छा उन्होंने एंड तो कुछ किया ही नहीं। तो बहरहाल मुझे तो ये लगा कि वो 18वीं तरमीम के खिलाफ लॉबिंग करने के लिए अमेरिका भेजे गए हैं कि सूबों से अब 27वीं तरमीम की खबरें हैं ना कि उसी में गिलगित बिल्तिस्तान को, जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि उसको सूबा बनाया जाएगा, 18वीं तरमीम खत्म की जाएगी, ज़राई टैक्स से लेकर ये सारी चीज़ें। और अब उन्होंने कहा कि जी 60% सूबे ले जाते हैं और वो महीने की पहली तारीख को पे कर दिया जाता है, और कहाँ खर्च होते हैं, कैसे खर्च होते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, ना वो बताते हैं। तो जो टोटल मैंने अंदाज़ लगाया कि वो 18वीं तरमीम के खिलाफ उनको लॉबिंग करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों में भेजा गया है। और हमारे डॉक्टर जावेद अशरफ जैसे हमारे जो इंटेलेक्चुअल है वो इस काम में मदद फरमा रहे हैं कि जावेद अशरफ को अशरफ अब्बासी ने, ये आदम स्वाति के ब्रदर-इन-लॉ हैं, उन्होंने एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना रखी है जिसमें हज़ारा के जो उनके इलाके के लोग हैं वो ज़्यादा हैं। और अब अशरफ अब्बासी तो गुज़िश्ता कई सालों से 10-15 सालों से पाकिस्तान रहते हैं, उससे लाला गुलफराज चला रहे थे। अच्छा, इस ध्यान में रखें लाला गुलफराज जो है वो खुद तो कारोबारी है, उनका बिजनेस भी है, मगर उनका कोई ऐसा रिटेल का बिजनेस नहीं था कभी मोहतरम जनाब अशरफ अब्बासी का जो कम्युनिटी से रिलेट करता हो, और जिसकी बुनियाद पर वो पाकिस्तानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाए। मगर खुदा भला करे PIGH का कि हमारी तंजीमों में जब लड़ाई होती है तो फिर नई तंजीमें फूटती हैं। PIGH में जब अशरफ अब्बासी और सजाद बरकी वगैरह, वो पहले बता चुका हूँ कि निकले, तो पहले सजाद बरकी ने तंजीम बनाई, फिर उसकी कोख से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जन्म लिया। अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था आज से 2 साल पहले शायद। जब वो इनका टेन्योर पूरा हुआ तो जावेद अशरफ का जो मुझे लोग बताते हैं, मुबैना तौर पर मुझे नहीं पता उसकी डिटेल, मगर ये पता है कि ये प्रेसिडेंट थे उसके। तो अब जिस सीट पर वो है आमिर पिपरानी, वो आमिर पिपरानी जो बने बनाए सईद शेख हैं, मगर उनके पास जावेद अनवर नहीं है, और जावेद अनवर की तलाश जारी है। हम उस पर भी कभी बात करेंगे। तो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। तो इनको जब वो फारिग हो रहे थे, टेन्योर पूरा हो रहा था, इनका कि मेरे 2 साल बढ़ा दें, 1 साल, वो नहीं माने, तो ये बाहर निकले। इन्होंने बिजनेस फोरम बना लिया। ये भी कारोबार से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और इन कम्युनिटी में कोई इनका बिजनेस वगैरह नहीं है, और टोटल यही काम है कि कुछ फंक्शन कर लिए साल में 2-3। और फंक्शन कैसे होते हैं कि हर फंक्शन में जो फंक्शन करवाने वाले असल होते हैं, जो खर्चा उठाने वाले, वो अलग से बैठे हुए नज़र आ रहे होते हैं। सबको पता होता है ये वो है जिन्होंने इस फंक्शन का बोझ उठाया हुआ है। तो अब इस कल वाले फंक्शन में भी उनका बोझ साफ पता चल रहा था। अब आमिर पिपरानी को फारिग करने के लिए लाला गुलफराज ने, जो 10-15 साल तक चीफ पैटर्न रहे,
उनसे इख्तियारात लेने की पहले खुद कोशिश की, जो उन्होंने मना कर दिया। फिर आमिर पपरानी के थ्रू लाला गुलफराज को फारिग करके और चीफ पैटर्न बना के सलमान रज़ाकी जो PAG के सदर हैं, जो पाकिस्तान हेरिटेज फाउंडेशन बना चुके हैं, जो फ्रेंड्स ऑफ कराची में रह चुके हैं, वो अब इसके चीफ पैटर्न हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अशरफ अब्बासी आमिर पपरानी से कह रहे हैं कि तुम सीधे मेरे कहने पर चलते रहो, वरना तुम्हारा तोड़ भी है। लाला गुलफराज तो कज़न भी थे, उन्हें फारिग कर सकते हैं, तो पपरानी को फारिग करने में कितनी देर लगेगी। और मगर पपरानी भी जुगाड़ में है कि मैंने कहा कि बने बनाए शेख हैं, सीधे शेख, मगर जावेद अनवर नहीं है उनके पास, तो उसकी तलाश जारी है। उन्हें मालूम है उनके साथ क्या होगा। खैर, इस मौजूद में हम फिर कभी डिटेल से बात करेंगे। अब आते हैं जनाब डील के ऊपर कि जो अमेरिका से तजारती डील हुई है। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं कि पाकिस्तान में दर्जनों सर्वे हो चुके हैं कि वहाँ गैस तो है मगर पेट्रोल नहीं है। अगर है तो कहीं समंदर वगैरह में होगी, और अब कोई नई चीज़ सामने आई हो तो आई हैव नो आइडिया। अच्छा, फिर देखना यह है कि क्या पेट्रोल की बुनियाद पर अब दुनिया की इकॉनमी चल सकती है। जो दिन है, जैसे सऊदी अरब भी अल्टरनेट लेकर आ रहा है, अपनी टूरिज्म को बढ़ा रहा है, प्रोडक्शन की तरफ जा रहा है, IT पे पैसे खर्च कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पैसे खर्च कर रहा है, तो क्या एनर्जी जो है पाकिस्तान की तरक्की में कोई खुशहाली, कोई तरक्की और उसकी इकॉनमी की बेटरमेंट में जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, जो हफीज शेख ने भी कहा कि एक्सपोर्ट जो है वो की है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका फायदा क्या होगा? मेरा तो ख्याल ये कि सिर्फ इंडिया, जो पिछले दिनों बहुत उछल रहा था और हम जैसे लोग कह रहे थे कि ये गुरूर तकब्बुर आपको खा जाएगा, कि टेस्ला का लाइसेंस भी डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल करवा दिया कि जी वहाँ पर वो प्लांट नहीं लगा सकते, और कंपनियों से भी कहा है कि आप इन्हें कम से कम जॉब दें, वहाँ कम से कम अपने यहाँ खर्च करें। तो ये नया थ्रेट प्लीज़ ध्यान में रखें। सज़ा तो मिलती है ना कि रूस से तेल खरीदेंगे। अच्छा, उनकी मजबूरी है, उनका फाइनेंस मिनिस्टर कह चुका है कि अगर हम तेल नहीं खरीदेंगे रूस से सस्ता तो हमारी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी। फिर रिफाइन करके वो यूरोप को भी बेचते हैं। अच्छा, यूरोप जो है ना वो कोशर करके खा लेते हैं ना, कि ऐसे नहीं लेंगे, इधर से घुमा के इधर से ले लेंगे। फिर जो सबसे बड़ा युद्ध है, हालांकि उसमें सऊदी अरब भी है, कि ब्रिक्स एक कार्ड है जिसमें डॉलर के मुकाबले में नई करेंसी लाने की तैयारी है। पहले 5 मेंबर थे जिसमें चाइना है, ब्राज़ील है, इंडिया है, रशिया है, फिर अब 5-6 मुल्क और शामिल हुए हैं, 11 मुल्क हो गए। तो उसकी सज़ा भी देनी है, मगर उसमें सऊदी अरब भी है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। तो अभी देखें। अच्छा, फिर क्रिप्टो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो डील साइन हुई है। मैं तो सिर्फ इस सारे मामले को ऐसे देखता हूँ कि फिलहाल तो बैजा है फील्ड मार्शल की, और ये हुकूमत जाने वाली है कि आपने सुन लिया होगा कि ऑडिटर जनरल की फिर एक रिपोर्ट आ गई कि $300 मिलियन चीनी में खा गए, जिसमें राना सनाउल्लाह चालाक आदमी है कि वो जो मिडिल मैन खा गया पैसे। तो अच्छा, मिडिल मैन कौन होते हैं? किसी से पूछ लें, वो शुगर माफिया के अपने मिडिल मैन होते हैं, उन्हीं के बंदे होते हैं, वही खरीदारी करते हैं, वही रखते भी हैं, उसी मिल के अंदर पैसों की पेमेंट कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट की वो जहांगीर तरीन ने की, जो हुकूमत की आंखों का तारा, इस्टेब्लिशमेंट की का तारा, और फिर वही जरदारियों की। और ये कि जनाब बताया जा रहा है इन शहबाज शरीफ जो है ना शुगर माफिया के शदीद खिलाफ है। ये परसेप्शन बना रहे हैं। इनके अपने ख़ानदान में 5 से 6 शुगर फैक्ट्रियाँ, जो टोटल फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान की, उनमें से। तो इस हुकूमत को चलता करना है। अब स्कैंडल आप आते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, और मामलात ऐसे चलते रहेंगे। तब्दील कुछ नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों ने तय कर रखा है कि तब्दील नहीं होना है। और फिर आपको हुब्बुल वतनी का चूरन बेचा जा रहा है। हफीज शेख जैसे पढ़े लिखे लोग आके आखिर में सियासी तड़का भी लगाना होता है ना। तो उनकी इसी बात पर ख़त्म करता हूँ कि बस एक बहुत बड़ी होप है कि हम 65 की वार में भी वन थे,
71 की वार में भी थे, और जब रशिया वार हुई, कोरियन वार हुई, फलानी वार हुई, उसमें भी एक थे। 90s में जो हम पर हमले हुए, हम कारगिल में भी वन थे, और हम 2025 में भी वन है। ये सबसे बड़ी क़ुव्वत है। आज के लिए याद दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।